नमस्कार, आदाब और आज की बड़ी खबर पर बात। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ये ऐलान किया है 6 जनवरी को कि वो देश के प्रधानमंत्री पद और साथ ही अपनी पार्टी यानी कि लिबरल पार्टी के नेता के पद से भी इस्तीफा देने वाले हैं। और उन्होंने कहा है कि जैसे ही लिबरल पार्टी के अगले नेता को चुन लिया जाएगा, जिसकी चयन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है, उनका सक्सेसर ढूंढ लिया जाएगा, तो वो स्टेप डाउन कर लेंगे। तो जो जस्टिन ट्रूडो 2015 में प्रधानमंत्री बने थे, उसके 2 साल पहले दरअसल वो लिबरल पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। और जब वो इस पद पर चुनकर आए थे तो दुनिया भर में बड़ी फैनफेयर देखने को मिली थी। कहा गया था कि एक युवा लिबरल चेहरा है, बहुत अलग तरह की शायद राजनीति करेंगे। लेकिन पिछले 9 सालों में जिस तरीके से उनके रिश्ते भारत के साथ तो खैर विवादों में लगातार बने ही रहे, और कहीं ना कहीं ये लड़ाई एक व्यक्तिगत लड़ाई नजर आई प्रधानमंत्री मोदी के साथ में। अमेरिका के साथ भी उनके रिश्ते जो है लड़खड़ाते हुए नजर आए, और अब जब डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी शुरू होने वाली है तो बहुत सारे सवाल निशान खड़े हो रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपने घरेलू राजनीति को लेकर भी वो लगातार विवादों में रहे, खास करके कनाडा की अर्थव्यवस्था को लेकर। तो ऐसे में जस्टिन ट्रूडो के अब इस इस्तीफे की खबर के बाद क्या कुछ वहां कनाडा की राजनीति में बदल सकता है, और क्या भारत और कनाडा के बीच में एक मौका है कि रिश्तों में जिस तरीके से एक फ्रीज देखने को मिला था, दोनों देशों ने अपने अपने उच्चायुक्त, क्योंकि कनाडा ने कहा था कि हम उच्चायुक्त को जो है यहां से बहिष्कारित कर रहे हैं, भारत ने कहा हम अपने हाई कमिश्नर को हम वापस बुला रहे हैं। क्या एक रीसेट हो सकता है टाइज में? बातचीत करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड करियर डिप्लोमेट विकास स्वरूप, जाने माने ऑथर भी हैं और कनाडा में भारत के उच्चायुक्त के पद पर भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद स्मिता, अपने प्रोग्राम पर बुलाने के लिए। अगर सबसे पहले तो मैं शुरुआत कर सकूं, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से जो हालात बने हुए थे कनाडा में, तो जस्टिन ट्रूडो की ये जो रेजिग्नेशन का ऐलान है, ये बहुत सरप्राइजिंग तो नहीं नजर आया, इसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। बिल्कुल, इसमें आश्चर्य होने की कोई भी बात नहीं थी इसमें, क्योंकि बहुत समय से ये एक्सपेक्टेड था। क्योंकि कनाडा में उनकी जो सिचुएशन थी, उनकी जो पोजीशन थी, वो काफ़ी अंडरमाइन हो चुकी थी। जितने भी ओपिनियन पोल्स आ रहे थे उन सब में वो कंजर्वेटिव पार्टी को बुरी तरह से ट्रेल कर रहे थे। और वास्ट मेजॉरिटी ऑफ कैनेडियंस ने ये स्पष्ट कर दिया था कि अब जस्टिन ट्रूडो को वो प्रधानमंत्री के पद पर नहीं देखना चाहते हैं। तो एक तरह से राइटिंग ऑन द वॉल जिसे कहते हैं, वो स्पष्ट थी। और जस्टिन ट्रूडो ने अंततः इसको स्वीकार किया और उन्हें अपने पद से उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब वो उतर जाएंगे। लेकिन ये भी देखिए, जाते जाते भी वो अपने सक्सेसर के लिए मुश्किलें खड़ी करके जा रहे हैं, क्योंकि अब 3 महीने लगेंगे नया लिबरल लीडर को क्या चुनाव होने में। और उसके तुरंत बाद मेरे ख्याल से नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा कनाडा के पार्लियामेंट में और सरकार गिर जाएगी। जिसका अर्थ ये होगा कि जो नया लिबरल लीडर होगा वो सीधे सीधे इलेक्शन में चला जाएगा, और उसको अपने आप को प्रूव करने के लिए मेरे ख्याल से पर्याप्त समय भी नहीं होगा। हम्म। तो क्योंकि अगर हम देखें इस साल के अंत में अक्टूबर में चुनाव होने की बात है कनाडा में, और इस वक्त अगर ट्रूडो के हम सक्सेसर्स की बात करें, हाल ही में उनकी जो कैबिनेट में वित्त मंत्री थी फ्रीलैंड, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। तो उन्हें भी एक सक्सेसर के ओपोनेंट के तौर पर देखा जा रहा है, ब्लॉन्क को देखा जा रहा है। ये जो तमाम नाम जिनका जिक्र हो रहा है इस वक्त रेस में जो रिप्लेस कर सकते हैं, पहले लिबरल पार्टी की बात कर लेते हैं, फिर हम उनके कंजर्वेटिव पार्टीज की हम बात करेंगे। उनमें से कोई ऐसे नेता हैं जिनका इंडिया को लेकर नजरिया अलग हो या फॉरेन पॉलिसी को लेकर नजरिया अलग हो? मेरे ख्याल से कोई भी जो भी जस्टिन ट्रूडो को जो सक्सीड करेगा, उसका इंडिया के प्रति नजरिया मेरे ख्याल से जस्टिन ट्रूडो से तो डेफिनेटली फर्क होगा। क्योंकि ये जो भारत और कनाडा के बीच में जो इस समय चल रहा है, वो भारत और कनाडा के बीच में नहीं है, वो एक्चुअली भारत और ट्रूडो के बीच में चल रहा था। क्योंकि आपने देखिए, हमारे बयान भी देखिए, जो विदेश मंत्रालय ने जो बयान दिए हैं उसमें कटाक्ष सीधे सीधे प्रधानमंत्री ट्रूडो के ऊपर किया गया था, कनाडा के ऊपर नहीं किया गया था। तो मुझे लगता है कि लिबरल पार्टी के नेतृत्व में जब परिवर्तन होगा तो उससे भारत और कनाडा के संबंधों में भी थोड़ा सुधार होगा। लेकिन मेरे ख्याल से जब लिबरल पार्टी ही हट जाएगी, जैसा कि अनुमानित है अगले इलेक्शन में, और नया एक लीडरशिप आएगी कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से, तब मेरे ख्याल से ज्यादा मूलभूत परिवर्तन होने की उम्मीद की जा सकती है। बिकॉज अब जबकि वी हैव द विजडम ऑफ हाइंडसाइट, आपकी क्या असेसमेंट है? क्योंकि भारत को लेकर एक तरीके से जो तल्खियां सबसे ज्यादा बड़ी, हालांकि इसके पहले भी जब उन्होंने भारत का दौरा किया था तब भी उनका दौरा जो है वो विवादों में रहा था, क्योंकि उसमें भी खालिस्तानी सेपरेटिस्ट वॉइसेस जो हैं वो बाकायदा उनकी ऑफिशियल ऑन्टोराज का हिस्सा थे।
और उसके बाद जब हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग हुई 2023 में, और फिर ट्रूडो संसद की फ्लोर पर पब्लिकली बयान देते हैं भारत के खिलाफ। इस मसले को लेकर G20 के दौरान भी जो है बहुत ज्यादा हमने देखा कि विवाद बना हुआ था, तनाव बना हुआ था। ये उनकी मजबूरी क्या बनी? क्यों आखिर उन्होंने निज्जर की किलिंग के मसले को एक तरीके से अपनी पूरी की पूरी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का एक बड़ा एजेंडा बना लिया? वो इसलिए क्योंकि ट्रूडो ने उसका इस्तेमाल किया। आप देखिए, अमेरिका में भी इसी तरह का इल्जाम भारत के ऊपर लगाया गया है, लेकिन अमेरिका ने उसको किस तरह से हैंडल किया और कनाडा ने उसको किस तरह से हैंडल किया। अमेरिका ने कहा कि हम एक जुडिशियल प्रोसेस लॉन्च कर रहे हैं और जुडिशियल प्रोसेस का जो भी नतीजा निकलेगा उसके बेसिस पर हम आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने भारत के साथ बातचीत शुरू की, भारत ने भी कोऑपरेशन दिखाया। लेकिन कनाडा ने ये सब करने के बजाय जस्टिन ट्रूडो सीधे सीधे पार्लियामेंट में चले गए और पार्लियामेंट में उन्होंने ऐसा इल्जाम लगाया। इस तरह के, देखिए, मैं 35 साल से एक डिप्लोमेट रहा हूं, मैंने तो कभी ये अप्रत्याशित था। कभी भी इस तरह के मुद्दे जो हैं वो पार्लियामेंट में नहीं डिस्कस किए जाते हैं। वो या तो दोनों स्पाई एजेंसीज के बीच में डिस्कस किए जाते हैं, दोनों सरकारों के बीच में डिस्कस किए जाते हैं। इस तरह एक पब्लिक बयान नहीं दिया जाता है। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री ने ऐसा किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये करने से वो जो खालिस्तान सपोर्टर्स हैं, जो जो ऐसे सपोर्टर्स हैं जो भारत के खिलाफ एक विपरीत दृष्टि रखते हैं, उनको वो अपने तरफ कर सकेंगे और उससे उनको शायद जो आगामी चुनाव होने वाला है उसमें शायद उनको थोड़ा सपोर्ट मिल सकेगा। लेकिन अंततः ये, जैसा कि आपने देख ही लिया है, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला, उनको रिजाइन करना ही पड़ा। विकास, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए, क्योंकि ये जो हम भारत और कनाडा के रिश्तों में सबसे बड़ा एक थॉर्न इन द टाइज है खालिस्तान का मुद्दा। ये कनाडा में कितना बड़ा एक वोट बैंक है जहां तक, क्योंकि इंडियन इमिग्रेंट्स की काफी हाई तादाद है वहां पर। खालिस्तान के मुद्दे को हमने देखा है कि खुद पंजाब में भी आप इलेक्टोरल कंसोलिडेशन खालिस्तान की हवा पर आप नहीं कर सकते हैं। तो कनाडा में ये अपने आप में कितना बड़ा एक वोट बैंक है? और क्यों ट्रूडो को लगा कि अगर वो कभी जगमीत सिंह का समर्थन ले लेते हैं, और तो और क्यूबेक की भी जो है उन्होंने फार राइट एक्सट्रीमिस्ट पार्टी के जो है समर्थन लिए थे हाल के लास्ट ईयर सितंबर के चुनावों में, उनको ऐसा क्यों लगा कि इस तरीके से जो है वो एक वोट बैंक कंसोलिडेशन कर पाएंगे? देखिए, कनाडा का जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, उसमें 338 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिनको राइडिंग्स कहा जाता है। उन 338 राइडिंग्स में अनुमानित है कि करीब 20 के आसपास, 20 से थोड़ी कम भी हो सकती हैं, 20 राइडिंग्स में जो सिख वोट है वो या तो मेजॉरिटी वोट है या स्विंग वोट है। तो एक तरह से देखा जाए तो यस, इसमें कोई शक नहीं है कि सिख वोट जो है एक इंपॉर्टेंट वोट है कनाडा में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वही एकमात्र वोट नहीं है, क्योंकि 338 में अगर 20 में ही आपका प्रभाव है तो इसके मतलब है कि 310 तो कम से कम और कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं जहां पे उनका प्रभाव नहीं है। लेकिन ट्रूडो को लगा कि अगर मैं इस वोट को संगठित कर लूं, कंसोलिडेट कर लूं, तो मुझे शायद एक बढ़त मिल जाएगी पोल्स में। ये मेरे ख्याल से उनकी गलत थिंकिंग थी, क्योंकि पहली बात तो ये है कि खालिस्तान सपोर्ट कनाडा में बहुत ज्यादा नहीं है। मैं खुद जब कनाडा में उच्चायुक्त था, तो मैं जब कनाडा के मंत्रियों वगैरह से बातचीत करता था तो वो कहते थे कि आप क्यों इसको इतना सीरियसली ले रहे हैं। द खालिस्तानी वोट, द खालिस्तानी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन कनाडा इज ओनली 2% ऑफ द सिख पॉपुलेशन। वो खुद कहा करते थे, जो उनके मंत्री हैं। तो मैं हमेशा उनसे यही सवाल करता था कि फिर वाई इज द टेल वैगिंग द डॉग? अगर वो 2% हैं तो फिर आप उनकी रैलीज में क्यों जा रहे हैं? उसका जवाब ये है कि कनाडा में करीब 200 से ज्यादा गुरुद्वारे हैं और मेरे ख्याल से 180 गुरुद्वारों में इस समय जो खालिस्तानीज हैं उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। और एक बार आपके पास जब गुरुद्वारा का कंट्रोल आ जाता है तो पूरे गुरुद्वारा की जो जितनी भी आपकी धनराशि वगैरह आ रही है उस सब पे आपका कंट्रोल हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि फिर आप वो मैन एंड मटेरियल जुटा सकते हैं जिस पार्टी के कैंडिडेट को आप सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इस यही वजह है कि जितने भी कनाडा के पॉलिटिशियंस हैं, चाहे कंजर्वेटिव पार्टी के हों चाहे लिबरल पार्टी के हों, कोई भी इस वोट को नजरअंदाज नहीं कर सकता है पूरी तरह से। लेकिन उसकी बात अलग है कि कौन ज्यादा तवज्जो देता है, कौन कम तवज्जो देता है। आखिरी दो सवाल। एक, कि हमने हाल के दिनों में देखा है कि कनाडा ने अपने इमिग्रेशन वीजा नॉर्म्स में कुछ चेंजेस करने की बात की। जो दुनिया का 9th स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी हुआ करता था, आज की तारीख में उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में बड़ी डिक्लाइन आई है। वहां जॉब्स की दिक्कत हो रही है, वहां इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। वहां जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं या इंडियंस आज की तारीख में मौजूद हैं, उनके लिए आने वाले दिनों में आप किस तरह के मुश्किलात या चैलेंजेस देखते हैं?
नहीं, चैलेंजेस तो शुरू हो ही चुके हैं, क्योंकि एक ज़माने में पीक टाइम पे 200-250 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ रहे थे। वो नंबर अब बहुत नीचे आ गया है, और कनाडा ने खुद ही ये फैसला लिया है कि अब वो अ, जो स्टूडेंट नंबर्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट नंबर्स हैं, उन पर प्रतिबंध लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हुआ क्या, क्योंकि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए, तो हाउसिंग प्राइसेस जो हैं वो एकदम स्काई रॉकेट कर गई। और हाउसिंग क्राइसिस अब हो गई है कनाडा में। टोरंटो में इस समय आपको एक 2 बेडरूम का घर भी जो है लेंगे अगर आप, तो 3,000 $4,000 से पर मंथ से आपको कम में नहीं मिलेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस हाउसिंग क्राइसिस, कनाडा को लगा कि एक तो हम इमिग्रेशन हमने जो है वो ज़्यादा अनचेक्ड कर दिया है। इतने ज़्यादा लोगों को हमने भर्ती कर लिया है कि हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो चरमरा रहा है, हमारी हाउसिंग सिस्टम जो है चरमरा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कनाडा में रियल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस हो गई है। जैसा कि आपने कहा, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, ग्रोसरी प्राइसेस इन पर्टिकुलर बहुत ही ज्यादा राइज कर गई हैं। और ट्रूडो का जो इस्तीफा हुआ है वो बेसिकली इन कारणों की वजह से हुआ है। एक तो क्योंकि ट्रंप आ गए हैं बगल में, अमेरिका में, और ट्रंप ने, आपने देख ही लिया है वो ट्रूडो को किस तरह से ट्रीट करते हैं। उनको गवर्नर ट्रूडो कहते हैं, उनको मॉक करते हैं, उनको कहते हैं कि कनाडा को अमेरिका की 51st राज्य बन जाना चाहिए, 51वां राज्य बन जाना चाहिए। तो एक तो ट्रंप आ गया, और दूसरा ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, हाउसिंग क्राइसिस, इमिग्रेशन क्राइसिस जो हो गई, वो मेरे ख्याल से दैट वाज द फाइनल स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, जिसे कहा जा सकता है। और ट्रूडो को अंततः रिजाइन करना ही पड़ा। और कनाडा की जो दिक्कतें हैं अमेरिका के साथ वो खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि ट्रम्प अनप्रिडिक्टेबल है। उन्होंने ये भी कहा है कि 25% तक हाई टैक्सेस लगाएंगे, टैरिफ्स लगाएंगे जो कनाडा से इंपोर्ट्स है, जो कनाडा जो एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस को उन प्रोडक्ट्स पर। आखिरी सवाल आपसे, जहां तक अब एक और सक्सेसर का, कंजर्वेटिव पार्टी जो ओपोनेंट पार्टी है, और क्योंकि उनके जो नेता हैं पियर पोलिएवर, वो हाल के दिनों के सर्वेक्षण में बहुत आगे चल रहे हैं, लगभग 40-45% की प्रेफरेंस चल रही है एज प्राइम मिनिस्टरशिप। कंजर्वेटिव पार्टी का रुख कितना अलग हो सकता है इंडिया को लेकर, और खुद पियर पोलिएवर की क्या कुछ इंटरेक्शंस रही हैं इंडिया के साथ में, अगर आप थोड़ा हमें बता सकें। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कंजर्वेटिव पार्टी पावर में आते ही मेरे ख्याल से भारत के साथ जो रिश्ते हैं उन पर दृढ़ता से काम करेगी। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि क्योंकि पियर पॉलिवर को दिखाना होगा कि कनाडा ने जो रिश्ते जस्टिन ट्रूडो के अंडर में बर्बाद हो गए थे, जैसे अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, भारत के साथ, उनको वो सही कर सकते हैं। तो पहली चीज जो आप देखेंगे वो है, एक तो चेंज इन ऑप्टिक्स हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने कनाडा के साथ क्या रुख अडॉप्ट किया हुआ है, हमने कहा है कि आपने बेबुनियाद इल्जाम लगाए हैं हमारे ऊपर, हम आपके साथ कोई सहयोग नहीं करेंगे, हम आपके साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेंगे। अमेरिका के साथ हमारा रुख उल्टा है, हम कह रहे हैं कि नहीं, हमने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है, ये जो चार्जेस आपने हमें बताए हैं वो काफी संगीन है, और हम उनकी जांच कराएंगे, और जो भी होगा उसके उसके बेसिस पर आगे बढ़ेंगे। कनाडा के साथ हमने कह दिया हम आपके साथ कोई वार्तालाप नहीं करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से वो बदलेगा, हमारे साइड से भी मेरे ख्याल से एक दूसरा रुख आएगा, और कनाडा के साथ भी एक बेटर रुख आएगा। क्योंकि हमने तो अभी वहाँ कॉन्सुलर सर्विसेज तक सस्पेंड कर दी हैं, ये कह के कि अब हमें कोई सिक्योरिटी नहीं प्रदान की जा रही है। तो मेरे ख्याल से ये सब बदलेगा, ऑप्टिक्स में बदलाव आएगा, और जब ऑप्टिक्स में बदलाव आएगा तो मेरे ख्याल से सहयोग भी, परस्पर सहयोग भी बढ़ेगा, और उससे आगे हल निकाला जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये जो केस है कनाडा में, जो हरजीत सिंह निज्जर की किलिंग को लेकर जो शुरुआत हुई है, वो केस एकदम से खत्म हो जाएगा। वो केस नहीं खत्म होगा, वो केस चलता रहेगा, लेकिन ऑप्टिक्स बदलेंगी, सहयोग का मेरे ख्याल से दायरा जो है वो ज्यादा बढ़ेगा, और ट्रेड और कॉमर्स वगैरह जो जो भी इस समय मेरे ख्याल से इम्पैक्ट हो गए हैं, वो मेरे ख्याल से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। निश्चित रूप से। तो जो हमने जैसा शुरुआत में कहा कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ट्रूडो के जाने से एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा रिश्तों में, और पॉसिबली जो है रिश्तों को रीसेट करने के लिए हो सकता है कुछ कदम उठाए जा सके, जो भी नए नेता बनकर आते हैं और जो नए नेता चुने जाते हैं साल के अंत में होने वाले चुनावों के बाद। बहुत शुक्रिया आपका तमाम मसलों पर हमसे बातचीत करने के लिए, विकास स्वरूप जी। धन्यवाद स्मिता। हमारे दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। नमस्कार, आदाब।